हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम करते हैं सैम्पल पेपर करते हैं, जिसमें आपको जो है सो यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमें इसी तरीके से जो है बोर्ड पेपर में जो है सो ऐसे ही हमें क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शंस वाइज। जिसमें सेक्शन ए में आपको मिलने वाला है 20 क्वेश्चंस, जो कि हर एक 1 मार्क्स का होगा। 20 बी में सेक्शन बी में जो है आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 2 मार्क्स के होंगे ईच। सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हर एक 3 मार्क्स के होंगे। ऐसे सेक्शन डी में आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि हर एक 5 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन ई जो होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बोर्ड पेपर में मिलने वाला है क्वेश्चन। आपको कोशिश ये करनी है कि जो सेक्शन ए है वो आप एक ही जगह पे करें सारे क्वेश्चन, और बाकी जितने भी सेक्शन हैं चाहे बी सी डी ई, इनके क्वेश्चन आप कहीं पे भी कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सेक्शन बी जो है सारे क्वेश्चन एक साथ होना चाहिए, सेक्शन सी सारे क्वेश्चन एक साथ होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट ये कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आप उसके सामने नोटेड कर दें, ताकि एग्जामिनर को क्या होता है कि आसानी से चेक करने में ईजी हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं तो फिर वो मार्किंग में गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर हमेशा लिखें कि कौन सा क्वेश्चन आप बना रहे हैं। तो चलिए इस तरीके से आप जो है, हम सबसे पहले आज सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, जो कि MCQs बेस्ड होते हैं। MCQs मतलब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, आपको कोई एक ऑप्शन टिक करनी है। चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन के इक्वल्स। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जीरोज़ वाला जो टॉपिक है वो कौन सा है। पॉलिनोमियल जो टॉपिक है वो सेकेंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हम जीरोज़ किसे कहते हैं? जीरोज़ का मतलब होता है अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, आप जो भी पढ़े हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। एक होता है अल्फ़ा, दूसरे को हम नोट करते हैं बीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा और बीटा जो है ना, यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपका जीरो है अल्फ़ा एंड बीटा, और आप जो है सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए? सम ऑफ जीरो इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो आप जानते हैं क्या होता है कि माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो कि हमारा है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है ए बी सी कंसीडर कर लेनी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ए कितना है? ए है आपका के, बी है आपका 2 और सी है आपका 3k। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए, तो बी है कितना? 2 और ए कितना है? के। सेम इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी आपका कितना है? 3k, और ए फिर से हो गया के। आप यहाँ पे चाहें तो के से के को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल टू 3k, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया? एक सेकेंड, यहाँ माइनस में आएगा, सॉरी, क्योंकि b हमारा क्या है? माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस में हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज़ 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा
जीरोज़ का मतलब क्या होता है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम जीरो बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 0, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं, 2, जिसमें से कह रहा है एक जीरो की कौन है, 2 है। तो एक जीरो कौन है, 2। तो आप यहाँ पे 2 की वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो इस टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग जो है सो हम बना लेते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है, तो हमें कह रहा है कि 1 0 2 है। तो जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि 2 इज़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम x के बदले 2 पुट कर देते हैं और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और यहाँ 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये 10 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू -10। चेक करेंगे हमारा ऑप्शन है तो बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें कह रहा है कि इफ़ 2 डिजिट नंबर विच बिकम्स 5/6 ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, देखिए जब भी आप 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, तो हमारा जो नंबर होता है 2 डिजिट वो होता है 10x प्लस y, जहाँ पे आपका x क्या होता है, ये होता है 10s प्लेस और ये होता है 1s प्लेस। अगर इसको आप इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज नंबर या इंटरचेंज डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 2 डिजिट नंबर विच बिकम 5/6 ऑफ इट्स सेल्फ व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड। तो जब हम डिजिट रिवर्स्ड कर दिए तो 10y प्लस x जो है वो किसके इक्वल हो गया, 5/6 ऑफ इट्स सेल्फ, यानी 5/6 ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर दिए, इक्वेशन बना लिए। अब हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60y प्लस 6x इक्वल टू 50x प्लस 5y। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10y में से 5y चला गया तो कितना बचा, 60 था, सॉरी 60 था, तो 60 में से 5 चला गया तो 55y प्लस, और x को हम उधर ले जाएंगे या फिर 50 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -44। तो अभी हम लिख देते हैं प्लस 6x इक्वल टू 50x। अब हम 50 को इधर ले आएंगे तो 55y माइनस 50 में 6 हो जाएगा आपका 44x, और इधर बच गया सिर्फ 0। कॉमन ले सकते हैं 11, आप यहाँ पे 11 कॉमन ले सकते हैं, और 11 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y माइनस 4x इक्वल टू 0, जो कि 11 को 0 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 5y माइनस 4x इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जो कि कह रहा है द डिफरेंस इन द डिजिट ऑफ द नंबर बीइंग्स 1, यानी कि आपको पता है x माइनस वाई जो होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं कि x माइनस वाई जो है वो हमारा कितना है, वो 1 है। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें तो यहाँ पे या तो हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं या फिर हम एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। चलिए हम सब्स्टिट्यूशन लेट कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस वाई। इस 1 प्लस वाई को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 5y
-4 ब्रैकेट 1 + y = 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5y - 4 - 4y = 0। 4 को इधर ले आएंगे, 5y में से 4y चला गया तो बच गया y = 4। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या मिला। तो y की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 5। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 + 4 यानी कि 5। तो हमारा नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया हमारा 54। कितना हो गया, 54। ओके, तो नंबर हमारा हो गया 10 × देखिए इसमें हम पुट कर देंगे ना 10 × x यानी कि 50 + 4 यानी 54। चेक करेंगे हमारा ऑप्शन है कि नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड, कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ p विल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। हमें समझना ऐसे है कि कह रहा है कि p s लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एक वैल्यू भी हो सकता है, मोर देन वन वैल्यू भी हो सकते हैं। ठीक है, तो p के कितने क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाए, इसका सॉल्यूशन जो मिले वो कैसा मिले, पैरेलल हो, इसका ग्राफ जो मिले वो कैसा मिले, पैरेलल ग्राफ मिले। तो जानते हैं कि पैरेलल ग्राफ के लिए आपको पैरेलल के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर पैरेलल आपको क्या चाहिए, पैरेलल के लिए आपको चाहिए, आप कंडीशंस जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। पैरेलल के लिए चाहिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये हमारा केस है पैरेलल का। अब जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें a1 कितना है, 3 है, तो चलिए 3 लिख लीजिए। a2 कितना है, 6। इसी तरह ये -1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो -1 लेते हैं, और ये -2 है, और यहाँ है -5, और यहाँ है -p। ठीक है, तो देखिए ये हम जानते हैं कि 3/6 और ये माइनस से माइनस कट गया तो ये 1/2 हो गया। तो 3/6 भी अगर कटेगा तो ये 1/2 ही होगा, तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। लेकिन आपको ये 1/2 नहीं चाहिए। अगर ये 1/2 हो जाता है तो फिर आपका पैरेलल केस नहीं बनेगा, फिर आपका क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो इसीलिए हमें जो है इन दोनों को इक्वेट तो करना है, तो 1/2 जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए 5/p के। अगर हमें 1/2 इक्वल नहीं होनी चाहिए तो यानी कि p × 1 यानी p और 2 × 5 यानी कि 10। तो हमारा लिखा हुआ है कि p जो है 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या, फिर आपको p की क्या वैल्यू ले सकते हो आप, तो देखो ऑप्शन देखो, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि आप 10 ले सकते हो, तो नहीं ले सकते। 5/2 ले सकते हो, नहीं ले सकते। 1/2 नहीं ले सकते। तो फिर क्या लेंगे, तो हम लेंगे ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। इसका मतलब ये हो गया कि p की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, निगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, मतलब डेसिमल में ले लो, कुछ भी ले लो, बस 10 नहीं लेनी है आपको। तो ये ऑप्शन ही होगा हमारा कि हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ 10 नहीं ले सकते। अगर हम वैल्यू 10 ले लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी रेशियो 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 की वजह से ये क्या हो जाएगा कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईच रूट ऑफ दिस इज डिक्रीज बाय 2, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज दिस।
देन तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे पास जो ये रूट्स बोल रहे हैं, ये रूट्स क्या है। रूट्स जो होते हैं वो जो आप जीरो बोलते हो वही चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने के बाद रूट्स कहलाता है। ठीक है, जो आपने पॉलिनोमियल में जीरो बोले थे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने के बाद रूट्स बन जाते हैं। तो रूट्स यहाँ पे कौन क्या है, फिर से वही चीज़ अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है, तो यानी हमें क्या करना है कि इसका रूट्स निकाल लेनी है पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं। खैर आपको क्या करना है, जब छोटी चीज़ें छोटी इक्वेशन हो और ईजिली बन जाए तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 है तो आपको प्रोडक्ट करके 1 लाना है और ऐड करके 2 लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 1 करेंगे तो 1 प्लस 1, इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट हमारा यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके 1 आएगा और ऐड करके 2 आ जाएंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों हमारा सेम रूट्स आ गया, दोनों हमारे क्या आ गए, सेम रूट्स। ये x इक्वल टू 1 हो गया, ये भी x इक्वल टू 1 हो गया। ओके, तो देखो अब जब हमें इसका रूट्स मिल गया तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसका जो रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इसके रूट्स से 2 ज़्यादा है, क्योंकि इसके रूट्स को 2 डिक्रीज किए तो जाके ये मिला। तो डिक्रीज यानी कि इसके रूट से ये 2 इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग होगा तो दोनों का रूट्स जो है, नया रूट्स यानी अल्फ़ा हमारा कितना मिल गया, 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3, और बीटा भी कितना हो गया, 1 प्लस 2 यानी कि 3। अब हमें क्या करना है, हम तो समझ गए कि इसका रूट्स हमें ये दोनों है, लेकिन हमें तो पूछ रहा है b और c की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, हाँ a कितना है 1। ठीक है, तो ये दोनों मिलके 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, और ये हो गया b। तो b की वैल्यू आपको मिल गई 6। इसी तरह अल्फ़ा बीटा करेंगे तो क्या होगा, c बाई ए। ठीक है, तो c बाई ए, तो अल्फ़ा हमारा कितना है 3 और इंटू 3 इक्वल टू c कितना है, तो c तो c ही है, a हमारा 1 है तो c का वैल्यू हो गया 9। तो इस तरीके से b और c की वैल्यू हो गई 6 और 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं और हमें ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है कहने के लिए क्वाड्रेटिक है लेकिन ये बाई क्वाड्रेटिक है। तो बाई क्वाड्रेटिक में हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है कि क्या ये 4 रियल रूट्स मिलेंगे, क्या 2 रियल रूट्स मिलेंगे, क्या नो रियल रूट्स मिलेंगे, या फिर 1 रियल रूट्स मिलेंगे, इनमें से क्या ऑप्शन होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनके रूट्स फाइंड करने हैं, तभी जाके आप बता सकते हो कि इसमें रियल रूट्स कितने मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। ओके, तो ये पूरा जो है, या फिर एक्स स्क्वायर को आप इधर ले जाओ, तो हम क्या कर देते हैं, ये पूरा ब्रैकेट हमारा एक है और ये अलग है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो हम क्या कर देंगे, एक बार ए माइनस बी और एक बार क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, अब हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए, दोनों को हम सेपरेटली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब भी आपको इस तरीके से पूछा जाएगा ना, तो आप क्या करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके चेक करना। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है कि आपको आसानी से पता चल जाता है
कि क्या हम इसको सॉल्व रियल रूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हम इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, डी क्या होता है, डी इक्वल टू आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है हमारा -1, अब 4ac, 4 इंटू ए आपका 1 हो गया और सी भी आपका 1 हो गया। तो ये हो गया 1 माइनस 4 यानी कि -3, जो कि 0 से छोटा है। अब जब भी आप जानते हैं कि जब ये 0 से छोटा होगा तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि नो रियल रूट्स हो जाता है। दूसरा के लिए हम बात करें तो यहाँ पे भी d इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 माइनस 4, फिर से -3, फिर से नो रियल, ठीक है। तो यानी कि दोनों में रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ओके, दोनों में रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि न तो इसके दो रूट्स जो मिलते हैं वो दोनों ही रियल नहीं होंगे और न ही इसके दोनों रूट रियल होंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं है। जनरली टोटल 4 रूट्स मिलते हैं हमें, लेकिन एक भी रूट्स रियल नहीं है। तो ये हो गया सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है nth टर्म ऑफ ए पी दिस इज, इनमें से बताना है। अब nth टर्म देखिए, आप जानते हैं कि ए पी में नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कि जैसे कि हमें ए पी दे दिया है, ए पी हमें दिया हुआ है क्या, ए पी दिया हुआ है ए 3a 5a डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे कि इसके हेल्प से आराम से हम क्या कर लेंगे, डी निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, एंड तो a का वैल्यू a ही है फर्स्ट, यानी a1 का वैल्यू a है। d कितना है हमारा, तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो हमें कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए 3a में से अगर a माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2a, ओके। और n की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो हमें सिंपली कह रहा है nth टर्म की वैल्यू बताना है। तो भैया हमें an की वैल्यू बताना है, तो हमें आंसर जो आएगा वो n के फॉर्म में ही आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, nth टर्म की वैल्यू निकालेंगे an। a हमारा तो a ही हो गया और ये हो गया n माइनस 1 और d के बदले आप लिखेंगे 2a। तो 2a से जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस 2an माइनस 2a। अब 2a में से a के चला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2an और माइनस 2a माइनस a हो गया a। दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, a कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया 2n माइनस 1। चेक करेंगे कि हमारा ये ऑप्शन है, तो देखिए 2n माइनस 1 इंटू a, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इफ़ ए पी in an AP if a equal to 3.5 d equal to 0 and n equal to 101 then an will be। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब भी कॉमन डिफरेंस आपका 0 हो तो कभी भी AP प्रोसीड नहीं करेगा। हमेशा याद रखिए कि AP वहीं रह जाएगा, सारे टर्म उसके सेम रहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे a है, अब मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ कि हमारा जो है a है कितना 3.5, ठीक है। d हमारा कितना है 0 और n हमारा है 101, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम तीनों को क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो आपका a कितना है 3.5, n कितना है 101
-1 और d कितना है आपका 0। तो देखिए जब आप इस पार्ट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 3.5 प्लस 0, यहीं कि 3.5 ही आपका टर्म होगा। कौन सा टर्म? 101 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और आपको कभी भी सोचना है कि अगर हमारा d 0 हो जाएगा तो हमेशा जो फर्स्ट टर्म है वही सारे टर्म्स होंगे। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ये जो इन फिगर DE पैरेलल टू BC देन वैल्यू ऑफ EC ईच। अब जैसे देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये जो फिगर है ये कौन से चैप्टर का है? ट्रायंगल चैप्टर का है। और ट्रायंगल चैप्टर में आपने सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ा है BPT। ठीक है, BPT का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है? तो उसको मैं एक बार रिवाइज कर दूं। BPT हमें कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में कट करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है और DE पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं किसके? BC के। तो ये जो बाकी दो साइड है AB और AC ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। लाइक AD डिवाइड बाई DB इक्वल हो जाएंगे AE डिवाइड बाई EC के। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको पैरेलल तो गिवन था, तो आप इसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखिए ये जो है AD वो हमारा दिया हुआ है 1.5 और दूसरी बार DB कितनी दी हुई है 3 और यहाँ पे हमें AE दिया हुआ है 1 और EC हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये हम डेसिमल हटाएंगे तो ये 30 हो गया। तो 15 और ये 30 आपस में कट के क्या बनाएगा 1/2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/EC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? C। समझ आ रहा है ये? ऐसे ही NCERT का डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टेंजेंट PT is drawn from a point P such that PT equal to 24 centimeter. If O is the center of a circle then the length of PR is। तो यहाँ पे फिगर में आपको क्या दिख रहा है? जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हो, फिगर में हमें दिख रहा है कि ये जो सर्कल है इसके ऊपर PT एक टेंजेंट है और PT टेंजेंट है और OT जो है वो रेडियस है। और आपने थ्योरम पढ़ा है जिसमें ये कहता है कि रेडियस जो होते हैं वो टेंजेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि PT हमारा दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर। OT आपका कितना है, रेडियस है तो 7 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है OP, निकालना आपको PR है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि PR जो है वो कैसे फॉर्म करेगा। PR जो है आपका PR वो बनेगा OP प्लस OR। ठीक है, OP प्लस OR। तो यहाँ पे आपका OP कितना है वो फाइंड कर लेंगे पहले कि हमारा OP कितना होगा। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है राइट एंगल जिसमें OP हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी OT का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी PT का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 49 प्लस 5 76। फाइनली ये आ जाएगा 625 और ये हो गया 25। तो हमें OP मिल गया 25। ठीक है, हमें OP मिल गया 25। अब हमें OP तो मिल गया,
अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली चीज़ है कि ओ टी का वैल्यू जितना है उतना ही ओ आर का वैल्यू होगा, क्योंकि जितना ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। तो अभी बताइए कि पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ओ पी हो गया 25 और ओ आर हो गया 7, तो फाइनली 32 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो ये हमारा 32 सेंटीमीटर हो गया। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये ट्रिगोनोमेट्री एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें हमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो कॉसेक जो होता है वो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो अगर हमें ये लिखना है, तो अगर हमें इसको चेंज करना है सेक में, तो 90 में से जो भी यहाँ पे टोटल है उसको हमें माइनस करना होगा। तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस 75 प्लस थीटा को अगर हम माइनस करेंगे तो 75 नेगेटिव और थीटा भी नेगेटिव, और ये सेम रख देना है क्योंकि हमने इसको सेक में चेंज कर लिया। तो ये हो जाएगा सेक 15 माइनस थीटा। सेम उसी तरह tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर हमें tan को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan को cot में बदल लेंगे और ये हो जाएगा cot। अब यहाँ पे क्या है, 90 माइनस 55 माइनस थीटा प्लस ये सेम रह जाएगा 35 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे 90 में से 75 माइनस हो गया, तो ये भी क्या हो गया 15 माइनस थीटा, और ये भी क्या हो गया, ये तो सेम ही है, सेक 15 माइनस थीटा। ये हो गया कॉट, 90 में से 55 माइनस हो जाएगा तो 35 माइनस थीटा, और ये है कॉट 35 माइनस थीटा। ये और ये सेम है, विद द वैल्यू भी सेम है, इसके एंगल भी सेम है, तो ये दोनों माइनस होके जीरो बना दिया, और ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये दोनों फिर से जीरो बना दिया। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि बी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर कहता है कि इफ़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर इज़ 30 डिग्री। अब ये डिप्रेशन एंगल क्या होता है, डिप्रेशन एंगल किसे कहते हैं। तो जैसे कि मान लो कि ये एक टावर है जिसका हाइट दिया हुआ है 75 मीटर और ये ग्राउंड लेवल है। तो हमें क्या करना है कि ग्राउंड लेवल पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिप्रेशन एंगल, तो डिप्रेशन एंगल क्या होता है, जब हम हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर हमें इस पॉइंट को देखना है तो हम नीचे की तरफ देखेंगे इस तरीके से, तो ये जो एंगल होता है नीचे की तरफ, है ना, हॉरिजॉन्टल से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन एंगल, और जब हम हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये होता है एलिवेशन एंगल। ठीक है, तो डिप्रेशन एंगल हो या फिर एलिवेशन एंगल हो, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि यही एंगल
यहाँ पे इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों जो हॉरिजेंटल लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल को जब कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये डिप्रेशन मान लो अगर आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसका मतलब है कि ये एंगल भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपको पूछ क्या रहा है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर इज। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये हमारा है ऑब्जेक्ट और ये है टावर, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब कि अगर हम नेमिंग कर लें तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमें फाइंड करना है बी सी का लेंथ। ठीक है, तो बी सी का लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमें जो एंगल गिवन होते हैं उस एंगल के जो सामने होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यानी कि हम परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे 75 मीटर, और एंगल के जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो होता है बेस। तो बेस हो गया हमारा BC, यानी हमें फाइंड क्या करना है, बेस। और ये है हाइपोटेनस जो कि 90 के सामने होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या रिलेशन बनता है, तो एंगल के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में किसका रिलेशन होता है, tan का। तो tan एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P/B। तो हमारा P कितना है 75 और B कितना है BC। तो चलो, तो यहाँ पे tan 30 की जो वैल्यू होती है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर, उसमें हमें क्या है कि दिया हुआ है 1/√3 होती है। ठीक है, और ये हमारा 75 और ये हो गया हमारा BC। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा BC, और √3 को 75 से करेंगे तो 75√3। तो यहाँ पे आपका जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ टावर कितना हो जाएगा, 75√3। तो देखते हैं, हमारा ऑप्शन है C नंबर। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये हमारा एक फिगर दिया हुआ है AO या ABCO इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर में जिसके साइड कितने हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, OAC ये जो है एक सेक्टर है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि जिसका एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल में, ईच क्वाड्रेंट की जो एंगल की वैल्यू होती है वो 90 होती है। तो यहाँ पे हमें ये 90 गिवन है। ठीक है, विद द सेंटर विथ O एज ए सेंटर, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है, शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा हो इसीलिए मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। ये हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर देखा जाए तो स्क्वायर के एरिया जो है हमारा OABC स्क्वायर है, उसके एरिया में से अगर मैं ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो यहाँ पे ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए आपको साइड मालूम है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड आपको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर का साइड है वही इस क्वाड्रेंट का रेडियस भी है। ठीक है, तो स्क्वायर का साइड है हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है एंगल हमारा कितना है क्वाड्रेंट का, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर हमारा हो गया 49 और माइनस थीटा हो गया कितना 90, 360, पाई हो गया हमारा 22/7 और आर स्क्वायर। तो मैंने अभी बताया रेडियस जो है हमारा क्या है 7 ही है, तो 7 × 7। ठीक है, यहाँ से ये एक कट जाएगा तो 4 1, 7 से 7 कट गया और ये 2 हो गए, ये 11 हो गया। तो फाइनली 77 डिवाइड बाई 2, तो 49 माइनस 77 डिवाइड बाई 2। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 38.5। तो 49 माइनस 38.5, तो 0.5, ये हो गया कितना 8, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो 10.5 सेंटीमीटर एरिया आ गया इसका शेडेड रीजन का। ठीक है, तो 10.5 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो हमारा ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। 100% इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि वो डबल हो जाता है। मान लो कि अगर हमें कोई पहले रेडियस है आर, ठीक है, रेडियस जो है हमारा है आर, और अगर इसमें 100% इसको इंक्रीज करवा दें तो क्या हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे हमारा पहला रेडियस अगर हमारा इनिशियली जो है वो r है, तो इनिशियली वॉल्यूम कितना होगा, इनिशियली वॉल्यूम होगा स्फीयर का कितना 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम रेडियस इंक्रीज कर देंगे 100%, तो इंक्रीज्ड रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 2r हो गया, क्योंकि 100% इंक्रीज कर दिए तो वो डबल हो जाएगा यानी 2r। अब हमारा इन वॉल्यूम कितना हुआ, न्यू वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा 4/3 पाई और r के जगह पे हो जाएगा 2r का क्यूब। फाइनली क्या हो जाएगा 4/3 पाई 8r क्यूब। ठीक है, अब ये जो है ये इससे कितना ज़्यादा इंक्रीज किया, तो इंक्रीजिंग वैल्यू हम जब भी निकालते हैं, इंक्रीजिंग वैल्यू जब भी निकालते हैं तो फाइनल में से हम क्या करते हैं इनिशियल को माइनस करते हैं। तो 4/3 8r क्यूब में से 4/3 पाई आर क्यूब माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 8 है यहाँ पे 1 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 1 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब तो सेम है, तो क्या हो जाएगा 8 में से 1 गया तो 7 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग वैल्यू। अब हमें इंक्रीजिंग परसेंटेज चाहिए, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई, हमें ऑप्शन दिया हुआ है परसेंटेज में, तो हमें परसेंटेज चाहिए। तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि वैल्यू यानी इंक्रीजिंग वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, तो 7 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू हमारा है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। ये टोटल जो है वो टोटल इसके साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ 7 बच जाएगा और ये 100 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 700%। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो गया। ठीक है, चलो तो इसी तरह आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा किससे है, स्टैटिस्टिक्स से है। द मीडियन एंड मॉड गिवन है, तो मीडियन हमें गिवन है, मॉड भी गिवन है। मीडियन हमारा कितना दिया हुआ है 26, तो मीडियन दिया हुआ है आपका 26 और मोड दिया हुआ है 29। फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है। चलो तो मीडियन 26 है, मोड 29 है, मीन फाइंड करना है। तो एक एम्पिरिकल फार्मूला आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर
कि मीडियन 3 मीडियन इक्वल टू होता है 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है, मॉड मालूम है, मीडियन मालूम है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू मीडियन कितना है 26, मॉड कितना है 29, और ये हो गया 2 इंटू मीन, तो 2 मीन। तो यहाँ पे हमें ये हो गया 78 माइनस 29 को इस साइड ले आए, ये हो गया 2 मीन। अब यहाँ पे हमें माइनस कर लेते हैं, 18 माइनस 9 हो गया 9, 6 माइनस 2 हो गया 4। टू मीन। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया कि मीन की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, मीन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 49 डिवाइड बाई 2, तो 24.5। ठीक है, चेक करते हैं हमारा ऑप्शन है कि नहीं। 24.5। चलो, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो आगे हमें देखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 16 नंबर। एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब होता है कि जो बहुत कम ही आता हो, यानी कि बहुत कम, और लाइकली का मतलब होता है जो फ्रिक्वेंटली बार बार आता हो। ठीक है, तो ऐसा इवेंट जो बहुत कम आता हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे कम प्रोबेबिलिटी है, सबसे कम आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 1/10,000। ठीक है, उसके बाद बी जो है वो 1/1000 है, सी जो है वो 1/100 है, और डी जो है वो 1/10 है। तो यानी कि हमें क्या है यहाँ पे कि जो अनलाइकली है, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम हो, तो ये है। तो इसीलिए इसको देख के ही आप क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो कि ऐसे ऑप्शंस जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो, दैट इज़ कॉल्ड अनलाइकली। अब हम देखते हैं 17 नंबर। 17 में क्या है, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। कोई भी अगर आप ट्राइंगल लेते हो और उनके अगर 3 वर्टेक्स हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो अगर 3 वर्टेक्स हैं तो हमें समझना है कि सेंट्रोइड का जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, वो होता है तीनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। इसी तरह y कोऑर्डिनेट होता है तीनों y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनकी वैल्यू हमें दी हुई है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो तीनों x को सम करके 3 से डिवाइड करेंगे तो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, तो 3 है x1, माइनस 8 है x2 और 5 है x3। तो देखो ये 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 माइनस 8 0, तो 0 डिवाइड बाई 3 हमारा 0 हो जाता है। उसी तरह y का निकाल लेंगे तो y हो गया -7 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 3, तो 6 प्लस 10 हो गया 16, और 16 माइनस 7 होता है 9, तो 9/3 दैट इज़ 3। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारा 0,3। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी है। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाना था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करना। बाकी नेक्स्ट करते हैं 18 नंबर। चलो 18 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन हमें
कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट, देन द वैल्यूज़ ऑफ p इज या फिर r। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना s लगा हुआ है और यहाँ पे इज और r दिया है। इसका मतलब है कि p की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है। तो ये आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, तो इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 5 यानी कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5। अब यहाँ पे हमें क्या है कि x1 हमें गिवन है 4 और x2 है 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर y1 दिया हुआ है p और y2 है 0। ठीक है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया p स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 25 और ये हमारा 9 है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये बच गया सिर्फ p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना 16। तो p की क्या वैल्यू होगी प्लस माइनस 4। जब हम रूट करते हैं तो हमें दो वैल्यू मिलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इस तरीके से हमें p की वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है और इसीलिए यहाँ पे p के दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक +4 और एक -4, इसलिए यहाँ पे p इज या फिर r लगा हुआ है यानी कि एक वैल्यू भी मिल सकते थे, दो वैल्यू भी मिल सकते थे, तो हमें कितने मिले हैं 2। तो हमारा ऑप्शन जो है a नहीं होगा, b नहीं होगा, c होगा। ठीक है, जिसमें दोनों वैल्यू हैं +-4। अब लास्टली दो क्वेश्चन बचता है सेक्शन ए का 19 नंबर जो कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ y इज 6। ठीक है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10। ओके, तो यानी पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कह रहा है कि 10 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पी क्यू जो है वो हमारा कितना होना चाहिए 10। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हमें गिवन भी है यहाँ पे, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब जैसे कि ये y है, आप जानते हैं y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 6, कह रहा है द वैल्यू ऑफ y इज 6, तो हम 6 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 6 माइनस -3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये जो है किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या है कि अब हम देखेंगे तो यहाँ हमें 10 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इधर जो है 6 माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 + 3 यानी कि 9 का स्क्वायर हो गया। अब अगर आप इसको स्क्वायरिंग भी कर देते हो तो ये होता है 64 और ये होता है 81 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो इधर रूट हट गया और इधर स्क्वायर हो गए। तो फाइनली ऐड करके देखें तो ये 5 और ये 14 जो कि इक्वल नहीं है किसके 100 के, यानी कि आपका पहला जो असर्शन है वो रॉन्ग है। ठीक है, और रीजन जो है वो कह रहा है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं उस डिस्टेंस का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो ये होता है। तो सही बात है, ये फार्मूला होता है, तो ये करेक्ट है और ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि असर्शन जो है इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें दिया हुआ है फर्स्ट टॉपिक से 13 डिवाइड बाई 3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो
एक ऐसा डेसिमल जो किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाए, ठीक है। जैसे जिसका मतलब कह सकते हो कि जो कंटिन्यूअस आगे प्रोसीड ना करे। लाइक मान लो कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2.245, तो क्या हुआ कि ये एक पॉइंट पे जाके एंड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो डेसिमल होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे भी हमें कह रहा है कि ये जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर को ध्यान में रखना होता है कि अगर डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं और ये अगर हमारा या तो 2 का पावर में या फिर 5 के पावर में, अगर इस पैटर्न के ऊपर ये काम करता है तो फिर ये क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। तो चेक करते हैं, चलो 5 से तो 625, 5 से 125, 5 से 25, 5 से फिर 5, फिर 5 से 1। तो यहाँ पे 5 का पावर तो आपको 5 मिल गया, लेकिन 2 का पावर नहीं है। तो कोई बात नहीं है, 2 का पावर मान लेंगे 0 है, क्योंकि 2 का पावर 0 तो 1 होगा। तो 1 × 5 का पावर 5, ये किसके इक्वल होगा, 3125 के। तो ये जो 3125 है वो किसको फॉलो किया, इस पैटर्न को फॉलो किया, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी असर्शन हमारा करेक्ट है। और असर्शन करेक्ट होने की वजह क्या है, तो हमारा जो Q है, Q मतलब डिनोमिनेटर, वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 2 का पावर m 5 के पावर n को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हमारा असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और यहाँ पे जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। जैसा कि आप देख रहे हो, एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है 2 का पावर m और 5 के पावर n के पैटर्न में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलो, तो सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर ली। और हाँ, सेक्शन बी और सी हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें दोनों सेक्शन होंगे बी और सी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप पहले सेक्शन ए कंप्लीट कीजिए। अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना, ताकि जो भी बोर्ड का पेपर का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।